नमस्कार। हम लोग एकांकी पढ़ रहे थे पर्दे के पीछे। इसके पहले भाग में हम लोग देख रहे थे रामधन और घीसालाल आपस में बात कर रहे थे। दोनों अपनी पारिवारिक स्थिति रामधन तो अभी तक शेयर नहीं किया था, घीसालाल शेयर कर रहा था रामधन से। वो बता रहा था कि मेरे घर में ऐसी स्थिति है, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, खाने को मुश्किल हो रहा है, उसके दवा दारू के लिए पता नहीं क्या करूं, कैसे ये सब मेंटेनेंस करूं, कुछ समझ नहीं आता। तो रामधन फिर बोलता है कि मेरी भी स्थिति तुमसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, मेरे भी वही हाल है जो तेरा है। वो अपना आप बीती फिर सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। घीसालाल के आंखों में आंसू भर आता है और वो कहता है कि मर जाए तो पाप कटे, अपनी पत्नी के बारे में। तो रामधन कहता है तो दूसरी कर लेगा, क्यों? और हंसता है फिर गंभीर होकर। तू ठीक कहे है घीसालाल, यहाँ भी यही हाल है। 3 बच्चे हैं, बीवी और आप, 8 रुपये तनख्वाह, पर करूँ क्या? एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं। ये कह रहा है रामधन। अब ये अपना स्थिति सुना रहा है। अब ये भी आ गया लाइन पर। अब उसको बता रहा है कि मेरी भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बैठे हैं, शायद कभी अच्छे दिन आएंगे, किस्मत होगी तो मोदी जी लाएंगे अच्छे दिन। यही भरोसे, इसी भरोसे बैठे हैं। यह पेट के बारे में बोलता है और बोलता है भूख मारी गई है। घीसालाल कहता है किस्मत कभी नहीं होगी मुनीम जी, गधे को किस्मत में कभी नहीं कि वह आराम से खाएगा। गरीब के किस्मत नहीं होती, किस्मत होती है मालदार का। मालदार का मतलब अमीर का, अमीर का किस्मत होती है, ये घीसालाल कह रहा है। तो रामधन कहता है तो फिर तू ही मालदार बन के दिखा। ये तो ईश्वर के खेल हैं, कोई सुखी तो कोई दुखी, कभी रात कभी दिन। घीसालाल कहता है मैं ये बातें नहीं मानता। ईश्वर को क्या पड़ी है कि किसी को मालदार और किसी को गरीब बनावे? यह तो हमारी समाज व्यवस्था की कमजोरी है। घीसालाल थोड़ा विद्रोही है। वो बोलता है नहीं, हम नहीं मानते ये सब कि ईश्वर की गलती है, ईश्वर के वजह से ये सब होता है। समाज के व्यवस्था के वजह से है कि कोई गरीब और कोई अमीर बनता है। रामधन कहता है अरे तू तो पंडित हो गया घीसालाल, समाज की वार्ता करनी सीख रही है। अरे सुन मेरे भाई, ये माना कि देश में खूब अनाज होवे तो फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अनाज के तोड़े से ही सब चीज़ें महंगी है। अनाज कम उपज रहा है, इसके वजह से महंगाई बढ़ गई है, ये बोल रहा है रामधन। तब तक दीनू उधर से आता है और बोलता है घीसालाल जी तुम भी कचौरी वचौरी मंगवाओगे क्या? दीनू जो इस घर का नौकर है वो बोलता है, चूँकि उससे पहले रामधन मंगवा चुका था और घीसालाल नहीं मंगवाया था, तो पूछ रहा है कि तुम भी मंगवाओगे क्या? ताज़ी बन रही है, आज तो मैं भी एक खा ही आया। मज़ेदार है मुनीम घीसालाल। घीसालाल कहता है मैं क्या मुंह लेके कचौरी खाऊंगा? मैं क्या मुंह लेके कचौरी खाऊंगा दीनू? ये तो मुनीम जी का काम है। सूखी 2 रोटी मिल जाएं, आजकल तो वही बहुत है भाई। अच्छा मैं चला, दवा लानी है, जाता है। और ये कह करके वहाँ से घीसालाल निकल जाता है दवा लाने के लिए। रामधन कहता है जा हम भुगत लेंगे, और क्या, बेचारा दुखी है इसलिए चिड़चिड़ा रहा है। कहता है जो बाकी का काम है हम भुगत लेंगे, हम कर लेंगे, जाओ। बेचारा दुखी है, घर से परेशान है, तभी तो चिड़चिड़ा रहा है। उसके बाद 2 खद्दरधारी जनों का प्रवेश होता है। खद्दरधारी जनों का प्रवेश होता है वो यही है, कांग्रेसी लालचंद और नेमीचंद, ये लोग आते हैं। नेमीचंद बोलता है हाँ साहब, लालचंद जी सूर्य के समान है तो मैं पुच्छल तारा हूँ। नहीं, 1 पेज अधिक हो गया ना, 1 मिनट, पेज तो अधिक नहीं हुआ। यही तो है। 2 खद्दरधारी का प्रवेश होता है। पहला व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति है, उसमें से पहला व्यक्ति बोलता है पास जाकर सेठ जी कहाँ हैं? रामधन इसका जवाब देता है, चूँकि रामधन ही वहाँ पे।
दीनू, ओ दीनू, देख सेठ जी को आपके आने की खबर दे दो। आप बैठो, भीतर गए हैं। वो लोग को बैठाता है और दीनू को भेज देता है उसको बुलाने के लिए, सेठ को, चूँकि सेठ भीतर में है, अंदर गया हुआ है। दीनू कहता है बैठो साहब, बैठो, मैं अभी बुलाता हूँ। दोनों बैठ जाते हैं। लालचंद कहता है कम से कम 500 लेना है सेठ से। नेमीचंद कहता है हाँ और क्या, तभी तो पूरा होगा, आखिर सर्वोदय समाज के उत्सव का खर्च तभी तो निकलेगा। इतने नेता आ रहे हैं, संभव है जवाहरलाल नेहरू जी भी आ जाए फिर तो लालचंद कहता है उम्मीद तो है, हमने जिनको बुलाया है वे सभी आ जाएंगे। अच्छा भला तुमने रतन लाल को दिल्ली जाने का कितना खर्च दिया है? नेमीचंद कहता है 200 लेकर गए हैं। लालचंद कहता है क्यों, इतना क्यों? 2 आदमी और 200? 200 बहुत है, अगर वे इंटर में भी जाएं तो भी आने जाने का 50 बहुत है। बोल रहा है 50 में ही काम चल जाता, 200 क्यों दिए उसको? वो जो चंदा का पैसा ये लोग इकट्ठा करता है, उसी से वो सारा काम करते हैं ये लोग, पार्टी पॉलिसी वाला। तो किसी को, जो एक व्यक्ति है रतन लाल, उसको दिल्ली भेजा गया है किसी काम से और उसको खर्चा के रूप में दिया गया है 200 रुपया। तो वही बोल रहा है लालचंद कि इतना क्यों दिया, 50 रुपये में काम हो जाता। नेमीचंद कहता है वे गए हैं सेकंड में और ठहरेंगे होटल में, सेकंड क्लास में गए हुए हैं और होटल में ठहरेंगे। फिर वहाँ तांगे में तो चलने से रहे, टैक्सी के बिना काम नहीं चलेगा, दूर जो बहुत है, तो खर्च तो है। लालचंद कहता है सोचता है। फिर नेताओं के ठहरने और खाने पीने का प्रबंध मेरा रहा। नेमीचंद कहता है मेरा और तुम्हारा दोनों का नाम है। लालचंद कहता है सो हम कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। दीनू कहता है सेठ जी आ रहे हैं, सेठ का प्रवेश। तब तक दीनू आकर बताता है कि सेठ जी आ रहे हैं और पीछे से सेठ का प्रवेश हो जाता है। सेठ देखते ही हाथ जोड़कर धन्य भाग हंसता है, हाथ हिलाकर या सूर्य किधर से उदय हुआ। हाथ हिलाकर पूछता है या सूर्य किधर से हुआ उदय, शायद पश्चिम से, क्योंकि 2 मेहमान आए हैं बहुत दिनों बाद और ये ऊपरी दिखावा है, अंदर से इसका मन कुड़ रहा है कहाँ से टपक पड़े ये लोग चंदा लेने के लिए। बोलता है किधर से उदय हुआ, धन्य भाग, आइए बैठिए। नेमीचंद कहता है हाँ साहब, लालचंद जी सूर्य के समान हैं तो मैं पुच्छल तारा हूँ, और हंसता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। सेठ कहता है मैं आप दोनों को सूर्य मानता हूँ। यह बात है कि अधिक प्रकाश में सूर्य एक है या 2 या जानना मेरे लिए कठिन है। मेरे लिखे तो आप दोनों ही मेरे भगवान हैं। कुछ जलवल मंगाऊँ? अरे दीनू देख, बढ़िया सी मिठाई तो ले आ, कुछ नमकीन भी, और आज शेर बड़े अंगूर और 2 सोडे की बोतलें। जा और सुनाइए क्या समाचार है? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। गांधी जयंती के इस बार क्या प्रोग्राम है? क्या बताऊं, आजकल मैं गांधी जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूं, बड़ा मज़ा आवे है, खूब थे गांधी बाबा। ये कह रहा है आजकल गांधी जी का ये जो सेठ है उनकी आत्मकथा पढ़ रहा है, सत्य के प्रयोग। तो बता रहा है कि बड़ा मज़ा आवे, क्या खूब थे गांधी, और हालचाल पूछ रहा है कि और लोग और क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है। लालचंद कहता है उसी के संबंध में आपको कष्ट देने आए हैं। गांधी जी तो इस युग के अवतार हैं, अवतार। नेमीचंद कहता है हम लोगों के तमाम काम आपके ही सहारे हैं। इस बार गांधी जयंती के सप्ताह में सर्वोदय समाज को मीटिंग, प्रार्थना, प्रवचन, चरखा दंगल, खादी सप्ताह तथा बच्चों के भी कुछ प्रोग्राम करने की सलाह है। ये तो कह रहे हैं कि कवि सम्मेलन भी किया जाए जिसमें राष्ट्रीय भावना का कविताओं का पाठ हो घिघिया कर। उसी के लिए पहले आप यह बताइए कि आप खादी सब घर भर के लिए खरीद रहे हैं या नहीं? हम खादी का प्रचार भी कर रहे हैं। उस समय स्वदेशी का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से था और उसके एवज में इससे पूछ रहे हैं कि आप सेठ से कि आप खादी का प्रयोग कर रहे हैं और घर भर के लिए करवा रहे हैं कि नहीं। सेठ कहता है
बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खादी पहनने की रही बात, सो मैं तो आप जानते हैं प्रायः स्वदेशी ही पहनता हूँ। फिर आप कहेंगे तो उन दिनों के लिए खादी का कपड़ा बनवा लूँगा। वैसे खादी मुझे बहुत पसंद है। उन दिनों जब महात्मा जी का दौरा हुआ था, मैं तभी से खद्दर पहनने लगा था। यह तो सरकार के लोगों से मिलने के कारण बदलना पड़ा। अब तो खादी का निश्चय ही समझिए, अब खादी ही पहनूंगा। तब लालचंद कहता है, तो मतलब की बात यह है कि इन्हीं सब कामों के लिए आपको कष्ट देना है। मतलब की बात यही है कि अब चंदा की बात की जाए, आपसे चंदा इकट्ठा करने, चंदा वसूली के लिए यहाँ आया हूँ। दीनू तब तक मिठाई लाता है। सेठ लीजिए, पहले जलपान कर लीजिए, पानी ला रहे, हाथ धुला। दोनों एक साथ कहते हैं, आप भी तो लीजिए सेठ जी। सेठ कहता है, नहीं, मुझे तो क्षमा करें, अभी भीतर से जलपान करके चला आ रहा हूँ। हाँ, आज्ञा कीजिए। दोनों खाते हैं। लालचंद कहता है, हाँ तो हमने 500 रुपये आपके नाम डाले हैं। नेमीचंद कहता है, अरे तो 500 रुपये से भी क्या कम होंगे? सेठ जी से तो मैं 1000, यही तो हमारे नगर के दानी हैं। मतलब ये कह रहा है नेमीचंद कि मेरा तो अपेक्षा था कि 1000 रुपया सेठ से मिलता, तो तुम 500 कह रहे हो, चलो 500 सही। तो सेठ कहता है, 500 तो बहुत हैं, ही 100 लिख लीजिए, 100। गिग्या कर बोल रहा है, 500 बहुत है, 100 ही लीजिए, 100 ही लीजिए, 100 लिखिए। लालचंद कहता है, मुंह में मिठाई भरे हुए, नहीं सेठ जी, 500 रुपये से कम नहीं। नेमीचंद कहता है, ये अवसर बार बार नहीं आते, हमारा विश्वास है जवाहरलाल जी भी आएंगे। सेठ कहता है, आप मालिक हैं, 10,000 लिखेंगे और 10,000 लिख देंगे तो वह भी देना पड़ेगा। आप ही तो सरकार हैं, सब आपका ही तो है। इधर इनकम टैक्स वाले तंग कर रहे हैं, बाज़ार वैसे मंदा है, रोजगार तो रह ही नहीं गया, खर्चे बेहद। सच मानिए लालचंद जी, पेट भरना मुश्किल है, बस किसी तरह इज्जत बची रह जाए यही बहुत है, नहीं तो पहले आपने देखा होगा। ये कह रहा है, बड़ी मुसीबत में चल रहा हूँ, अभी बाज़ार भी मंदा है और रोज़गार का भी बड़ा दिक्कत है, तो कम ही लीजिए। और नहीं तो इससे पहले आप तो देखते ही थे हम किस तरह दान करते थे। ये बनावटी बातें हैं। उधर से इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, तो जान ही रहे हैं कि ये लोग, इसके पास, सेठ के पास क्या है, कितना है। लालचंद कहता है, ना पाकिस्तान बनता ना हमारे देश की यह दुर्दशा होती। इधर तो पाकिस्तान से इतने आदमियों का आना, इधर अनाज की कमी, क्या किया जाए। नेमीचंद कहता है, अरे साहब, हम ही से पूछिए क्या हालत है। इतना त्याग दिया, जेल गए, मार खाई, दुख सहे। असल में थोड़ा सा प्रिंटिंग इसमें छूटा हुआ है जहाँ तहाँ, और बहुत पुराना प्रिंटिंग है, तो अनुमान लगाना पड़ जाता है कि अगला, पिछले शब्दों के माध्यम से कि अगला शब्द क्या होगा। इसलिए त्याग दिया, जेल गए, मार खाई, दुख सहे, सब कुछ बनने का, और जब कुछ बनने का अवसर आया तो और लोग आ गए, वे मेंबर बने। जिनके घर में भुंजी भांग नहीं थी, आज वे मोटरों में दौड़ते हैं। जिनके झोंपड़े नहीं थे, आज वे कोठियों में रहते हैं। नेमीचंद कह रहा है कि जो कुछ नहीं किया वो बहुत कुछ बन गया, और हम लोग जो इसमें लगे हुए सेवा कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं बन पाए। क्या करें, हम लोगों को भी वही स्थिति है। लालचंद कहता है, चलो जाने दो, अपने को क्या नेमीचंद जी, हमारा काम है सेवा करने का, सो सेवा करते हैं। स्वराज्य तो हम ही ने दिलाया है, इसी में से तसल्ली है कि स्वराज्य, देश को आज़ाद तो हम ही ने कराया है, हम लोगों के सहयोग से हुआ है। नेमीचंद कहता है, इसमें क्या शक है, पर नहीं, मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ। लगा ले जी नहीं रखता, और लगा ले जी नहीं रखता, साफ है। हमने किससे कम त्याग किया है। मैंने हजारों आदमियों में खड़े होकर व्याख्यान दिए हैं, लोग मान गए कि हाँ है कोई बोलने वाला, पर और तुमसे क्या छिपा है। सेठ कहता है, सो तो है ही,
आपका त्याग किससे कम है हम जानते हैं, पर एक बात देखिए ज़रा सा पास जाकर। ओ वीविंग मिल के शेयर जो आपने ख़रीदे हैं, यदि मिल सके तो आधे शेयर मुझे भी खरीदवा दें, मैं ले लूँगा। अभी देखिए इसकी हालत ख़राब थी, अब जो मिल में शेयर ही ख़रीदना चाह रहा है, पैसा नहीं है तो कहाँ से ख़रीदेगा। सब मतलब दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है यहाँ पे। नेमीचंद कहता है सेठ कह रहा है कि उस शेयर में हम भी हिस्सेदारी रहेंगे। अभी बोल रहा है स्थिति खराब है और अभी बोल रहा है शेयर खरीदेंगे। तो नेमीचंद कहता है क्यों नहीं, आज ही मैं कह दूंगा। यदि आप मेरे शेयर खरीदना चाहें तो वे भी सस्ते दामों पर। सेठ कहता है नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ हम लोग अपने ग्रुप के आदमी लें ताकि मिल के ऊपर हमारा अधिकार हो। सुना है लालचंद जी वो कोठी बनवा रहे हैं। तो लालचंद कहता है हाँ अभी तो शुरू ही की है। नेमीचंद कोठी तो मैं भी एक बनवाना चाहता हूँ। सेठ क्या हर्ज है, आपने क्या कम कष्ट उठाए हैं। लालचंद हाँ फिर क्या निर्णय किया आपने। देखिए हम 500 से घिघिया कर कम ना लेंगे। घिघिया कर बोलता है कि कम ना लेंगे, 500 पूरा लेंगे। सेठ कहता है जैसी आपकी मर्जी, मैं क्या आपसे बाहर हूँ। पर एक बात है। नेमीचंद कहता है कहिए। हाँ लिखो 500 सेठ छितरमल जी के नाम, चेक दीजिएगा या। तब तक सेठ कहता है जैसा कहें, रुपया भी हाजिर है। लालचंद रुपया ठीक रहेगा, क्यों नेमीचंद जी। नेमीचंद हाँ और क्या, कौन झंझट मोल ले और भुनाने जाए। चेक देगा तो बैंक जाना पड़ेगा, भंजाना पड़ेगा, वही भुनाने बोल रहा है। कौन भुनाने जाए, कौन भंजाने जाए। सेठ मुनीम जी, रामधन जी 500 रुपये भीतर से ला दो। मुनीम जी से कहता है रामधन के लिए, रामधन से कहता है मुनीम से कि 500 रुपये भीतर से ला कर दो। काका जी से गुच्छा ले लेना और अपने हाथ तो धोए हैं ना। धोए ही नहीं। अच्छा आपने हाथ तो धोए ही नहीं। दिनू हाथ धुला और पान ला। रामधन जी बहुत अच्छा जाता है, वो पैसा लेने के लिए जाता है रामधन। लालचंद कहता है हाथ धुले ही हैं, लाओ फिर धो ही ले। दिनू हाथ धुलाने के बाद कौन सी सिगरेट लाऊं। लालचंद कहता है देख 555 नंबर की सिगरेट मिले तो एक पैकेट ले आना। नेमीचंद कहता है मेरे लिए एक सिगार ले आ, बर्मी सिगार कहना, 12 आने की एक आवेगी। क्या बताऊं, सिगार की आदत पड़ गई है, बड़े बड़े आदमियों में मिलना बैठना होता है, क्या करूं, पीता हूं, पीता क्या हूं, पीना पड़ता है। दिखावटी है और दिखावटी में अपना सेहत गंवाना है। सेठ कहता है हाँ क्या हरज है, यह तो है ही, ला जल्दी। दीनू जाता है लाने के लिए सिगरेट। लालचंद कहता है और सुनाओ सेठ जी। सेठ कहता है क्या सुनावे पंडित जी, आपके राज में पिसे जा रहे हैं, ना कोई सुनता है ना देखता है। किसी ने शिकायत कर दी कि हमने ब्लैक मार्केट किया है, सो परसों इनकम टैक्स कमिश्नर ने बुलाया था, आज भी बुलाया। मैंने तो कह दिया साहब आप माई बाप हैं, हमारी ज़िंदगी कांग्रेस की सेवा करते बीती है, फिर भला हम क्यों ब्लैक मार्केट करने लगे। बहियाँ मांगी है, परसों रात को पुलिस के आदमी आ गए, खैर वह तो मैंने टाल दिए। जैसे नाक में दम है साहब, इसलिए प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है। नेमीचंद कहता है क्या बताऊं, इस कलेक्टरों कमिश्नरों के मारे नाक में दम है। भला आप जैसे दानी को तंग करना क्या ठीक है। अच्छा आप घबराएं नहीं, मैं उनसे मिलूँगा, विश्वास है मान जाएंगे, नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा मतलब फिर मंत्री के पास पहुँचेंगे, बात करेंगे उससे मिलकर।
नेमीचंद कहता है ऊपर जाना पड़ेगा। तो लालचंद कहता है एक तरह से देखा जाए तो हम में और उनमें संघर्ष चल पड़ा है। जो हम कहते हैं उन्होंने उसे ना मानने की कसम खा ली है। हम कहते हैं अरे भाई हम लोग घास तो खाते नहीं। आखिर गांधी जी के मार्ग पर देश को चलाना चाहते हैं। अब वैसे कांग्रेसी नहीं चलेगी, वैसे ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, समझे। पर बड़ी मुश्किल है, हमें तो कोई पूछता नहीं। नेमीचंद कहता है तो इसमें किसी का एहसान नहीं। जिन्होंने स्वराज्य दिलाया, स्वतंत्रता कायम की, वे लोग साधारण नहीं हैं। आज भी कांग्रेस का राज है, उसी की हुकूमत है। बात है मंत्री, ये जो नेतागिरी और प्रशासन की। नेता लोग कुछ बोलते हैं, प्रशासन कुछ कहता है। प्रशासन को जो कार्य मिला हुआ है, प्रशासन तो अपने हिसाब से काम करेगा ही, लेकिन ये लोग शॉर्ट्स पैर भी लेकर पहुंच जाते हैं फिर, और प्रशासन को अपना काम ठीक से करने नहीं देते। जैसे यहाँ हो गया है कि ये जो सेठ है इनकम चुरा रहा है, टैक्स चुरा रहा है सरकार से, इनकम टैक्स चोरी कर रहा है। तो प्रशासन तो इस पे दबाव बनाएगा। अगर जांच में पकड़ा गया है तो इसे तो दंड मिलेगा ही। लेकिन अब ये पहुंच रहा है मंत्री लोगों के पास, नेता लोगों के पास, उसे कन्विंस करने के लिए। नेमीचंद कहता है तो इसमें किसी का एहसान नहीं। जिन्होंने स्वराज्य दिलाया, स्वतंत्रता कायम की, वे लोग साधारण नहीं हैं। आज भी कांग्रेस का राज है, उसी की हुकूमत है। कांग्रेस का ही राज है और उसी की हुकूमत है, क्योंकि हम लोग स्वराज्य दिलाया, हम लोगों ने देश को आज़ाद किया है, इसलिए हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी। सेठ कहता है सो तो है ही, सो तो है ही, तुम जानो मानना पड़ेगा। हम लोग भी आपके ही सहारे हैं श्रीमान जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ मैं जो स्टेटमेंट भेजूँ वह स्वीकार हो जाए। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वैसे मैं आपसे मिलना भी चाहता था इसी संबंध में। लालचंद कहता है आपका काम हमारा काम है सेठ जी, आप निश्चिंत रहे, आपको आंच नहीं आ सकती। सेठ कृपा है आपकी, आप ही के सहारे हैं हम लोग जी रहे हैं, और क्या। मैं जाऊं देखूं रुपया क्यों नहीं लाया मुनीम। बोलता है मैं जाकर देखूं, तब तक बहुत देरी हो गया है, मुनीम पैसा लेकर आ नहीं रहा है, देख लूं क्या बात है, ज़रा क्षमा। चला जाता है फिर सेठ भीतर। नेमीचंद कहता है हाँ जाइए। सेठ ने कमाया ज़रूर है ब्लैक में, उसको भेज देता है हाँ जाइए कहकर। फिर आपस में ये लोग बात करते हैं। सेठ ने कमाया ज़रूर है ब्लैक में। लालचंद कहता है कम से कम 7-8 लाख, पर अपने को क्या, आड़े वक्त काम देता है, सहायता मिलती है। पिछले दिनों लोहा इसी से लिया, अब कोठी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो। तब तक नेमीचंद बोलता है गांधी जी देश के धनियों की रक्षा आवश्यक मानते थे। अब उसी के सिद्धांत पर ये लोग भी देश की रक्षा धनियों के सहारे की वजह से, धनियों की जो अमीर है उसकी सुरक्षा करेंगे। तो कैसे चलेगा फिर, भलाई कैसे होगा। ये अपनी पर्सनल लाभ के लिए अगर कहता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको पर्सनल लाभ मिलता है उससे, अमीरों से, तो फिर देश कैसे चलेगा। उसके पास रुपया है, सरकार को जमा नहीं करेगा टैक्स के रूप में, तो सरकार फिर काम कैसे करेगी, मुश्किल है। तो यहाँ भी तो वही बात है। लालचंद कहता है खैर गांधी जी की धनियों की रक्षा का मतलब दूसरा था। जो भी हो, कांग्रेस का संगठन
दृढ़ करने के लिए साधारण लोग रुपया देने से रहे। रुपया हमको इन्हीं से लेना पड़ेगा, इसीलिए इनका रक्षा भी करनी आवश्यक है। मेरी सलाह है मैं भी एक मोटर खरीद लूँ, अब उसके बिना काम नहीं चलता। आपने तो खरीद ली है। नेमीचंद से कह रहा है कि आपने तो खरीद ली है। तो नेमीचंद कहता है, ज़रूर, यही क्या कम है कि सेठ में इतना देशभक्ति है और आवश्यकता पड़ने पर भरपूर सहायता करता है, हमेशा आड़े समय में सहायता के लिए तैयार रहता है। सेठ तब तक आता है भीतर से पैसा लेकर के। सेठ, लीजिए, देर हो गई, क्षमा करें। दोनों व्यक्ति नोट जेब में डालकर नमस्ते करते हुए चल देते हैं। सेठ उनको जाता हुआ देखता रहता है। चले जाने के बाद कहता है, ये है कांग्रेस के लोग, मेरे समान ही स्वार्थी और अर्थलोलुप। इनके भी वैसे ही ठाठ हैं, मकान, कोठी, मोटर, नौकर चाकर। फिर मज़ा यह कि काम भी कुछ करते नहीं, व्यापार कोई नहीं करते, तो क्या रुपया आकाश से फूट पड़ता है। अभी अभी नेमीचंद ने 10,000 के शेयर खरीदे हैं और भी हिम्मत है। मैं ब्लैक मार्केट करता हूँ, ये सहायता देते हैं। ये स्वयं भी उतने ही डूबे हुए हैं जितना मैं, मतलब ये लोग भी उतना ही चोरी कर रहे हैं, उतना ही भ्रष्ट हैं जितना कि मैं हूँ। इनमें भी क्या मुझसे कम है ये लोग? बहुत हमसे क्या ईमानदार हैं ये लोग? हमसे भी अधिक बेईमान है ये लोग। फिर मैं क्यों मानूं कि मैं पाप करता हूँ? पाप कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? ये बोल रहा है अपने आप से। मैं पाप करता हूँ तो धर्म भी करता हूँ, दान भी देता हूँ, मंदिर में पूजा भी करता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन भी कराता हूँ, गरीबों को अन्न भी बंटवा देता हूँ। मैं पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ, उनके लिए मैंने अस्पताल खोल रखा है, उनकी बीमारी दूर होती है। क्या यह सब पाप धो डालने के उपाय नहीं है? टहलता रहता है, मतलब मन में सोचता रहता है और टहलता रहता है ये सब बातें। इनकम टैक्स वालों को ठीक करना होगा, वे अब पुराने हिसाब की चिंदी भी नहीं कर पा सकते। अब पुराने हिसाब की चिंदी भी नहीं पा सकते, मतलब पुराने हिसाब से जो ले रहे थे अब कुछ नहीं देंगे। ये नेमीचंद और लालचंद को दिया गया रुपया ही मुझे बचाएगा। मैं आज ही खद्दर खरीद कर कपड़े बनवा लूँगा। मैंने गलती की जो अब तक खद्दर के कपड़े नहीं पहनने होंगे। यही युग का समय का तकाजा है। जैसी बहे बयार पीठ पर तब तैसू दीजिए, मतलब जिधर बयार है उधर से पीठ दे दो, थोड़ा सा बचाव होगा। दीनू को आवाज़ लगाता है, मन में सोचता हुआ ये सब बातें। दीनू हाजिर। सेठ जी आता है, आ जाता है। सेठ कहता है, बड़े मुनीम जी और डॉक्टर कहाँ गए दीनू? दीनू कहता है, बड़े मुनीम जी के साथ डॉक्टर को काका साहब ने बाहर भेजा है सेठ जी। काका साहब ने बड़े मुनीम को और डॉक्टर को साथ में भेजा है मोटर से उस इनकम टैक्स वाले से मिलने के लिए। तो दीनू बता देता है कि वो लोग गए हुए हैं बाहर। सेठ कहता है, काका साहब ने? हाँ ठीक है, जा अपने आप। फिर कहता है, काका साहब ने भेजा है, ठीक है। यदि निशाना लक्ष्य पर बैठ गया, सारा मामला इन क्लर्कों के हाथों में ही तो होता है। वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, ऑफिसर नहीं क्लर्क है, उसी संबंध में तो इन्हीं लोगों के मामले होता है, हाथों में होता है। तो ये लोग चाह लेगा तो मामला साफ हो जाएगा, ये लोग संभाल लेगा। अफसर तो सरकार को प्रेस्टीज प्रकाश का बल्ब है जो अपनी पावर के अनुसार चमकता है, कोई 5 का, कोई 10 का और कोई 25 का। यदि उस बल्ब के ऊपर इकन्नी रखकर तार से जोड़ दिया जाए तो वह दूर तक अंधेरा फैल जाता है, बिजली फ्यूज हो जाती है। इसी तरह रुपये की जोत दूर तक प्रेस्टीज के प्रकाश को धुंधला कर देती है। चाहिए रुपये को वहाँ जोड़ने की योग्यता। टहलता हुआ सब बातें सोच रहा है, टहलता हुआ। लोग कहते हैं हम लोग ब्लैक मार्केट करते हैं, हम सरकार के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं, गरीबों का खून चूसकर मोटे हुए हैं।
कितनी गलत बात है। क्या हमने गरीबी पैदा की है? जिसमें योग्यता हो वह आगे आवे। हम ही गरीब हो जाते हैं, उनके दिवाले निकल जाते हैं। फिर वे अपनी योग्यता चतुराई से बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। फिर वे अपनी योग्यता चतुराई से बड़े बन जाते हैं। झूठ है, सब झूठ है। रुपये की पकड़ने से रुपया मिलता है, उसके लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं या कौन जानता है। कितने दिनों से मैं परेशान हूँ। ये अपने आप बोल रहा है, घूमता हुआ मन में सोच रहा है, बोल रहा है। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन। कितनी परेशानी है। रुपया कमाना ही कठिन नहीं है, उसको लुटेरों, डाकुओं और चोरों और सरकारी पुर्जों से बचा कर रखना भी एक कठिन काम है। टहलते हुए खड़ा होकर देखता है। कौन है ये लोग? एक लड़की, एक लड़का और यह आदमी भी उसके साथ है। कौन है आप? क्या चाहते हैं? अरे पुलिस के दरोगा भी हैं। आइए दरोगा जी साहब बैठिए। तब तक ये लोग उधर से आते हैं। असल में एक किरायादार हैं और ये इसके मकान में रहता है किरायादार। तो सेठ उसको निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो कितने दिन उसे पैसा नहीं दिया है। और ये लोग उससे घिघियाता है, विनती करता है कि अभी मुझे मत निकालिए, अभी थोड़ा सा और समय दीजिए ताकि कहीं व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में निकालिए हमें। अभी हम कहाँ जाएं ऐसी स्थिति में, परिवार बच्चों के साथ। ये आदमी उससे घिघियाता है, लेकिन दरोगा, चूँकि कोर्ट से मामला चला जाता है और कोर्ट से दरोगा भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से कि जाइए उसको खाली करवाइए। ये मामला जीत जाता है सेठ। तो ये लोग पहुंचते हैं। व्यक्ति बोलता है, सेठ जी दया कीजिए, कुछ दिन और ठहर जाइए, हम आपका सब किराया चुका देंगे, मकान खाली कर देंगे। सेठ कहता है, क्या तुम मेरे किराएदार हो? व्यक्ति, जी, ये दरोगा हमारा असबाब मकान से निकाल कर फेंक रहे हैं। सेठ, तो ठीक ही कर रहे हैं, इधर 1 साल से तुमने किराया भी तो नहीं दिया है। व्यक्ति कहता है, वह तो आपने ही किराया नहीं लिया तो हम क्या करते। खैर मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ दिन और ठहर जाएं तो मैं किराया दे दूंगा। सेठ क्रोध से बोलता है, मैं किराया नहीं लूँगा, 75 देते हैं, मैं 100 लूँगा, यही मेरी आपकी लड़ाई है, इसलिए यह सब झगड़ा हुआ है। व्यक्ति बोलता है, देखिए 100 देने की मेरी शक्ति नहीं है। सेठ कहता है, तो आप मकान छोड़ दीजिए, मेरा मकान अब 150 पर उठेगा, मतलब इसको हम 150 में भाड़ा लगाएंगे। व्यक्ति कहता है, यह तो ज़्यादती है सेठ जी, ज़्यादती है, मतलब ज़बरदस्ती है सेठ जी। सेठ कहता है, कचहरी ने फैसला कर दिया है, अब आपको जो कुछ करना था कर चुके, जाइए मेरा मकान खाली कर दीजिए। मैंने ही पुलिस से कहा है, मैं और नहीं ठहर सकता। व्यक्ति कहता है, मैं मानता हूँ सरकारी न्याय आपके पक्ष में है, किंतु देखिए मकान तो मिल ही नहीं रहा, हम लोग कहाँ जाएं। सेठ कहता है, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है संसार का? क्यों दरोगा जी? दरोगा कहता है, आप फैसला कर दीजिए, मैं अभी आया सेठ जी। जाता है दारोगा, तब तक जाता है, बोलता है तब तक आप फैसला कीजिए। व्यक्ति, वो जो किराएदार है, व्यक्ति से संबोधित है वो। व्यक्ति कहता है, मैं मनुष्यता के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका मकान खाली कर दूँगा। विनती कर रहा है, मैं मनुष्य के नाते आपसे विनती कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं परिवार के साथ इस समय ऐसी स्थिति में कैसे कहाँ जाऊँ, रास्ते में कहाँ कैसे रहेंगे। सेठ कहता है दारोगा से, जी बहुत अच्छा, आप हो आइए। दारोगा को अनुमति देता है सेठ, ठीक है जाइए, आप हो आइए उधर से। व्यक्ति से फिर बोलता है, आपको तो सरकार ने पिछले 4 साल से मकान खाली करने की सूचना दे रखी है। व्यक्ति कहता है, मैं मानता हूँ मैंने भी मकान ढूंढने में कोई कसर नहीं उठा रखी। सेठ कहता है, फिर आगे मकान मिल ही जाएगा,
इसका क्या प्रमाण है? व्यक्ति बोलता है इसके जवाब में, लेकिन इस तरह तो मैं कहीं का ना रहूँगा, मेरे बच्चे हैं, बीबी हैं, मैं भी आखिर प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इसलिए आपसे कुछ दिन और ठहर जाने की प्रार्थना है। सेठ कहता है, सुनिए श्रीमान, मैं ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता। अब तो मेरा मकान खाली करना ही पड़ेगा, या फिर व्यक्ति कहता है जो किराएदार है, या फिर क्या, कहिए, जो कुछ हो सकेगा मेरी शक्ति होगी। मैं बहुत दुखी हूँ सेठ जी, आप दानी हैं, नगर में आपका नाम है, आप तो पशु पक्षियों पर भी दया करते हैं, फिर भी मैं तो मनुष्य हूँ। सेठ इतना दयावान है, आप पीछे तो जान ही रहे हैं कि सेठ घायल पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाया है और उसके लिए डॉक्टर रखा है। भले ही उसको कम वेतन देता है, उसका भी बेचारा मुश्किल में पल रहा है, मुश्किल में चल रहा है। नाम का दयालु है, काम कुछ और करना चाहता है। और यहाँ पे व्यक्ति घिघिया रहा है, जो इंसान भगवान का ही सृजा हुआ है और सारे जीव भी सृजा हुआ है, तो ये घिघिया रहा है, इस पे दया इसको नहीं आ रहा है। वही चीज़ बोल रहा है व्यक्ति कि आप तो अस्पताल खुलवाए हैं, आप तो दयावान हैं, दानी हैं, फिर मुझ पर क्यों दया नहीं कर रहे हैं? दया कीजिए सेठ जी। सेठ कहता है, मैं जानता हूँ दया कहाँ करनी चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाइए, आप मकान खाली कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कोई उपाय नहीं है, जाइए। बच्चे रोने लगते हैं, व्यक्ति दुखाभिभूत होकर चुपचाप खड़ा रहता है और बच्चे जो उसके हैं रोने लगते हैं। बीवी भी साथ में आई है, बच्चे भी हैं, और ये दृश्य है, वहाँ की स्थिति है। सेठ मानने को तैयार नहीं है, भगाना चाह रहा है। व्यक्ति, मैं 1 सप्ताह का अवकाश चाहता हूँ, उसी समय तक खाली कर दूंगा। बोल रहा है 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इसी सप्ताह में खाली कर दूंगा। सेठ कहता है, दिनू हटाओ इन्हें, मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे और ज़ोर से रोने लगते हैं। व्यक्ति के चेहरे पर निराशा की रेखाएं उभरती हैं, निराश हताश हो जाता है। आइए साहब, थानेदार साहब आ रहे हैं। अच्छा है, उनके पहुंचने के पहले आप मेरा मकान छोड़ दें। दिनू कहता है, आइए साहब, छोड़ दीजिए मेरा मकान। थानेदार साहब फिर आ रहे हैं, उसके आने से पहले ही आप छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यक्ति कहता है, माना मैं किराएदार हूँ, पर हूँ तो मनुष्य, मेरे भी बच्चे हैं, पत्नी है। ऐसी अवस्था में आप ही सोचिए, मैं इतनी जल्दी कहाँ जा सकता हूँ? हाथ जोड़कर कृपा करें, विनम्रता से कहता है सेठ से। सेठ उसी धुन में बोलता है, आप भी अजीब आदमी हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा सिर ना खाओ, मैं मकान में आपको नहीं रहने दे सकता, नहीं रहने दे सकता, जाओ। व्यक्ति कहता है, तो किसी प्रकार आप मुझ पर कुछ दिनों के लिए भी दया नहीं दिखा सकते? गिड़गिड़ाता है, बच्चे रोने लगते हैं। सेठ एक बार बच्चों को देखता है, फिर कुछ सोचता है। सेठ बच्चों को देखता है रोता हुआ और कुछ सोचता है। सेठ कहता है, नहीं दिखा सकता दया, या नहीं हो सकता। 6 महीने का किराया दे सकते हैं अभी आप? पूछता है, 6 महीने का किराया एक साथ दे सकते हो? तब तुमको रहने दिया जाएगा। व्यक्ति बोलता है, मेरे पास 6 मास का किराया नहीं है। सेठ कहता है, आपकी पत्नी का गहना तो है, वही ले आइए। व्यक्ति बोलता है, सेठ जी, उसमें बहुत सा तो पिछले दिनों पत्नी बच्चों की बीमारी में खर्च हो चुका है। इधर मैं बहुत दिनों से बेकार भी हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ, मतलब बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। सेठ कहता है, बेकार? मैं ऐसे बेकारों को मकान में नहीं रहने दे सकता। मैं जानता हूँ तुम लोग मक्कार हो, मतलब कामचोर हो, तुम लोग काम ही नहीं करना चाहता। ऐसे मक्कारों को मैं अपने घर में रहने दे ही नहीं सकता। मतलब सेठ को और चिढ़ है बेरोजगारों से।
व्यक्ति भुनभुना कर विवशता से कहता है, मैं भी प्रतिष्ठित आदमी हूँ, दया कीजिए, मेरी आपकी किराया बढ़ने पर ही तो लड़ाई हुई है। फिर मैं जितना किराया ठहरा था उतना तो देता ही रहता हूँ, आपने ही उतना किराया नहीं लिया। जितना तय था उतना देता रहता था, लेकिन यही किराया नहीं लिया है। सेठ कोई उत्तर ना पाकर, बहुत बकवास मत करो, जाओ। यदि पुलिस द्वारा मकान से बाहर सामान फेंक दिए जाने का डर है तो अभी जाकर खाली कर दो खुद से, नहीं तो पुलिस आएगी और सामान तेरा सब जितना है घर में बाहर फेंक देगी पुलिस। व्यक्ति बोलता है, ऐसे मैं कहाँ जाऊँ सेठ जी। सेठ कहता है, जहाँ सिंह समाए, जहाँ जगह मिले, मैं क्या जानूँ, मेरा सिर ना खाओ। चांदीराम तब तक पहुंच जाता है और वो बोलता है, चांदीराम जो सेठ के चाचा जी हैं, ये चांदीराम, छितर हरगिज इस बेईमान का कहना ना मानियो, अब मकान 125 में उठेगा। राम 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 राम। तुम्हें कोई हया शर्म नहीं है, तुम्हारे साथ दया करना फिजूल है। ये जो एकांकीकार है ना, उदय शंकर भट्ट, इस स्थिति को बहुत करीब से जिया है इन्होंने, तभी इतनी बारीकी से विवरण कर पाए हैं। और जो इस स्थिति में जिया है वो समझ सकता है इस चीज़ को। ये लोग, जैसे आपके पास पैसा नहीं है और बीवी बाल बच्चा है तो क्या करे, ये लोग निर्लज्ज हो जाना पड़ता है, धीरे धीरे हो ही जाता है इंसान, करे क्या। बिना खाए रहेगा नहीं, खाना तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, तो दूसरे से उधार लेगा ये कह करके कि हम उस तारीख को लौटा देंगे या उस दिन को लौटा देंगे, इतने दिनों के बाद लौटा देंगे। कहाँ से लौटाए, काम कर ही नहीं रहा, काम मिल ही नहीं रहा, या खर्च अधिक है, लौटाना मुश्किल है, तो निर्लज्जता आ ही जाती है, तय है। तो यही कह रहा है चांदीराम कि तुम्हारे साथ दया करना फिजूल है, तुम बेशरम हो, तुम पिछले बार भी बोला था पैसा दे देंगे। व्यक्ति कहता है, सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, थोड़े दिनों की मोहलत दे दें, थोड़े दिन मान जाइए। दोनों, नहीं हो सकता, काका सेठ कड़क कर बोलता है, जाओ मकान खाली करो। राम 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 बोलता भी है कड़क कर, और फिर इधर राम राम का नाम भी जपता है। ढोंगी जो है खुद को राम का भक्त मानता है। सेठ कहता है, तुम चाहे लाख कहो, मकान मैं नहीं दे सकता, मैं अभी टेलीफोन करके दारोगा को बुलाता हूँ, पुलिस की सहायता से मकान खाली करा लूँगा। व्यक्ति व्यवस्था और भविष्य के अंधकार के नीचे देखने लगता है। बच्चे बाप की अवस्था देख और भी जोर से रोने लगते हैं। सेठ चिल्लाता है, सेठ क्या शोर मचा रहा है, जाता भी तो नहीं है। टेलीफोन उठाता है। उसी समय डॉक्टर बड़ा मुनीम तथा इनकम टैक्स का एक अफसर प्रवेश करते हैं। सेठ देखता है, वह अफसर रामचंद्र से बड़े तपाक से मिल रहा है, बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा है और रामचंद्र उससे टूटे फूटे स्वर में कहने को उद्यत होता है कि अब देखिए स्थिति यहाँ पर बदल जाता है। ये जो बड़ा मुनीम और डॉक्टर जो गया था उस अफसर के पास, इनकम टैक्स वाला अफसर के पास, वो अफसर इसी जो व्यक्ति है जो किराएदार है उसी का रिश्तेदार का है। तो ये आता है तो देखता है तो मिलता है, टपाक से मिल पड़ता है। अब देखिए यहाँ से चापलूसी शुरू होता है, कैसे सेठ का हृदय परिवर्तन होता है। ये देखिए कैसे कहता है कि हाँ ठीक आप घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत
जो कि इसको काम निकालवाना है इससे। यही चापलूसी, यही दोहरा चरित्र उजागर करना चाहते हैं उदय शंकर भट्ट, दिखाना चाहते हैं समाज का जो स्थिति है। बड़ा मुनीम, क्या ये आपके कोई अफसर, ये मेरे मित्र रिश्तेदार राम और भी बोलना चाहता है, तब तक सेठ बोलता है टेलीफोन जैसा का तैसा छोड़कर। आइए आइए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप कहेंगे, जो कहेंगे मानने को तैयार हैं। अभी तो भगा रहा था इसको गर्दन पकड़ के ज़बरदस्ती। रामचंद्र जी कोई बात नहीं, आप खुशी से मकान में रहिए। मैं अभी टेलीफोन पर थानेदार से कह देता हूँ कि मकान खाली कराने की ज़रूरत नहीं है। हो गया ना हृदय परिवर्तन, HP। आइए आप लोग यहाँ आइए। अपने आप कुर्सी ठीक करने लगता है टेलीफोन उठाकर। मैं चितरमल बोल रहा हूँ जी, अभी मकान खाली ना होगा, कष्ट ना करें। रिसीवर रख देता है, बोल देता है कि मकान अभी खाली नहीं होगा, निश्चिंत रहें, मैं अपना समझ लूँगा, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को ये सूचना दे देता है। चांदीराम कहता है, अरे दिनू, जाकर बाज़ार से बढ़िया सी मिठाई तो ला। सेठ कहता है, देख दिनू, बंगाली मिठाई लाना, जा जल्दी। बच्चे सिसकते हुए चुप हो जाते हैं। रामचंद्र स्तब्ध, बाकी लोग जैसे के तैसे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाकर कुर्सियों पर जम जाते हैं। काका सेठ जोर से गोमुखी के भीतर माला फेरने लगता है। उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, कोई बात नहीं। जा जल्दी जा दीनू, माफ़ करना, गलती हो गई। जा दीनू, गया कि नहीं रे ए। और इसी के साथ पर्दा गिरता है और यहीं पर एकांकी का समापन होता है। तो उदय शंकर भट्ट इस एकांकी के माध्यम से लोगों के दोहरे चरित्र को उजागर किया है, उसका पर्दाफाश किया है। आशा करता हूँ आप इस एकांकी को समझ पाए होंगे। मुझ में इसको पढ़ने में थोड़ी त्रुटि रही, क्योंकि इसका प्रिंट सही नहीं था और पढ़ने में कठिनाई, अंदाज़ा लगाना पड़ता है शब्दों को, पिछले शब्दों के हिसाब से कि अगला शब्द क्या होगा। पुराना प्रिंट है जिसके वजह से। तो फिर भी आशा करता हूँ कि आप इस एकांकी को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।